गलती मत करो। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन के अलग अलग केसेस। इन स्पेसिफिक अगर आखिर वीडियो की बात की जाए तो उसमें हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि टोटल 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सब 1D में काम करते हैं और उन सबका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये 2 बातें हमने देखी थी। तो आज के टॉपिक की बात अगर हम करें तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि अब तक के तरीके का एक बहुत अलग टाइप का मोशन है। तो शुरू करते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो जैसा कि नाम से लग रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसमें बात करें कि हाउ इज ये वाला मोशन बाकी तरह के जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए उनसे कैसे अलग है, तो जैसे अब तक के जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए वो सारे हैं 1D के एग्जाम्पल्स, मतलब 1 डायमेंशनल के एग्जाम्पल। उससे ज़्यादा वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जाम्पल, जैसे कि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जैसे हम पॉइंट ए से शुरू करते हैं, किसी भी पॉइंट मान लेते हैं बी तक जाते हैं, और वो मोशन एक स्ट्रेट लाइन होता है, या तो आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, बेसिकली इसके अलावा और कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये देखा जाए तो ये कोई लूप नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे हम अपना पाथ ट्रैक कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल जो अभी तक हमने किए उसमें हम देख सकते हैं ये बात। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता। उसमें आप हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल करते हो। सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक सर्कल ही बनेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एथलीट है, वो एक पार्क का चक्कर लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। अब पार्क की जो शेप है वो एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो जैसे देखा जा सकता है ये एक क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड फिगर है। अब इसको अगर मैं चारों साइड्स को नाम दे दूं ABCD, तो वो इस पार्क के पूरे अलोंग द सर्कमफ्रेंस इसका चक्कर लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में, हम A to B, B to C, C to D और D to A। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि उस जो एथलीट का मोशन है वो अलोंग द पार्क है, और उसके साथ साथ उसको हर पोजीशन पे, मतलब हर एक रेगुलर इंटरवल पे उसको अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ रहा है ताकि वो ट्रैक पे रहे। जैसे अगर वो बी के आगे अगर वो यहाँ अपने डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा तो वो ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। तो ये कोई क्लोज लूप का एग्जाम्पल नहीं बनेगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं रहेगा वो। तो ये इस तरह का जहां पे आपको रेगुलर इंटरवल्स पे डायरेक्शन चेंज होती है, ऐसे कि वो सिर्फ अलोंग द स्ट्रेट लाइन ना रह जाए, किसी एंगल पे चेंज हो, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है। जैसे अगर हम 1D डिस्कस करते हैं तो A B के बाद वो B to A जाता है वापस, लेकिन यहाँ पे वो B to C, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां पे वो जा रहा है। तो ये एक केस हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब जैसे अगर यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी की बात करें, तो जैसे कि हम जानते हैं वेलोसिटी होता है स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी होती है। और हमने जैसे पहले भी देखा है वेलोसिटी के बारे में, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डायरेक्शन का केस तो आएगा। अब हमने डिस्कस किया है अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो या तो स्पीड चेंज होती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का पार्ट चेंज होता है, या तो उसका डायरेक्शन का पार्ट चेंज होता है, या तो ये दोनों ही चेंज होते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर हम इस केस में बात करें तो मान लेते हैं वो A से B 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे भाग रहा था। अब पॉइंट B आने के बाद उसकी जो स्पीड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। वो पहले A to B था, अब B to C चला गया, तो देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन में आया है। वो A to B भाग रहा था, वहां से वो B to C भाग रहा है अब। तो क्योंकि इस केस में कोई स्पीड में चेंज नहीं आया लेकिन डायरेक्शन में चेंज है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो हर केस में जहां पे वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पे हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ कहें तो इस ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑल्सो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, और उसका कौन सा वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है? डायरेक्शन का पार्ट। उसका जो डायरेक्शन का पार्ट है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो ये, और क्योंकि वो हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होगा, तो ये भी एक बात है कि वो यूनिफॉर्म मोशन का भी एग्जांपल है। तो हमने ये सारी बातें देख ली, लेकिन अब क्या हो अगर जो पार्क है हम थोड़े चेंजेस करते हैं, जैसे कि अब पार्क रेक्टेंगुलर शेप में ना होके हम मान लेते हैं कि वो एक हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल मतलब वो एक ऐसी रेगुलर फिगर होती है जिसमें 6 साइड्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं। तो अगर हम इस फिगर को नाम दें ABCDEF, तो अगर हम मानते हैं कि वो ऐसे किसी पार्क में मूव कर रहा है, तो अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछले केस से, तो हम ये फिर से मानेंगे कि वो अलोंग वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो बीच में कुछ चेंज नहीं कर रहा है। तो A टू वापस A आने को उसको पूरा पार्क का सर्कमफ्रेंस जो है उसको कवर करना पड़ेगा, और फिर से उसको एट रेगुलर इंटरवल्स अपनी स्पीड, मतलब स्पीड नहीं, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और फिर से एक्सेलरेशन आएगा। और क्योंकि हर रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन बन जाएगा, और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें पिछले केस में, जो उसको 4 बार, अगर उसको एक राउंड लेना है, तो पिछले केस में उसको 4 बार, अगर मैं मान लूँ कितनी बार डायरेक्शन चेंज की, उसको मैं n से डिनोट करूँ, तो जो हमने फर्स्ट केस लिया था रेक्टेंगल के केस में उसको 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। मतलब एक सर्कमफ्रेंस को कवर करने के लिए उसको 4 बार अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ी। अगर मैं दूसरा केस लूं हेक्सागन का, तो उसको अपनी डायरेक्शन 6 बार चेंज करनी पड़ रही है इस केस में। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, हेक्सागन की जगह अगर हम एक ऑक्टेगन लें, ऑक्टेगन मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें 8 साइड्स होते हैं। तो अगर ऐसी कोई फिगर हम देखें, तो ये जैसे कि देख सकते हैं, ये इसको अगर मैं इसके कॉर्नर्स मार्क करूं, तो A टू H तक आने के लिए और हर पॉइंट पे उसको अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है। कंडीशन वही है कि उसको पार्क में रहना है, पार्क से बाहर नहीं जाना। तो उसमें जहां जहां उसको टर्न्स देखेंगे, उसको वहां वहां अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक ऑक्टेगन है। तो ऑक्टेगन के केस में उसको अपनी जो डायरेक्शन है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वो 8 बार चेंज करनी पड़ी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट केस से अगर अभी तक का मैं कंपैरिजन करूं, तो जितनी बार, जितने उसके साइड्स बढ़े, जिसके हमारे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे, जैसे फर्स्ट केस में हमारे 4 साइड्स थे, सेकंड में 6 साइड्स थे, और इस केस में 8 साइड है। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं हमारे फिगर की, तो ये जो फिगर है ये बहुत नियरली एक सर्कल को अप्रोच कर रहा है। तो हम सबने मैथ में पढ़ा है कि एक सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो अगर अब मैं इसको एक सर्कल ही मान लूं, और अगर मैं साइड्स बढ़ाती जाऊं 8 की जगह 10, 11, 12 करते करते, हम देखेंगे कि हमारी जो फिगर बनी है वो बिल्कुल एक सर्कल की फिगर को अप्रोच करेगी। और वो फिर से अगर हम मान लें अब ये सर्कुलर पाथ है, और इस केस में मैं इसको सर्कल ही मानूंगी, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स होगी उसको हम इन्फिनिट कह सकते हैं, क्योंकि सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो अगर हम इन्फिनिट नंबर ऑफ साइड्स तक पहुंच गए, जो हमारी फिगर है, तो हम कह सकते हैं कि जो पार्क का जो ये होगा, हमारा जो पार्क का जो नंबर ऑफ लेंथ होगी वो इन्फिनिट होगी, और जो शेप होगी जो वो बनेगी वो एक सर्कल बनेगी। तो इन सब में सिमिलैरिटी क्या है, भले ये सब इनिशियली जो फिगर्स हैं वो सब काफी अलग दिखे लगने में, लेकिन इन दी एंड वो बनते सर्कुलर हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि ये सब एक लूप होता है, सर्कल इज ए लूप। तो जब भी हम एक क्लोज लूप, उससे ज्यादा, इट इज अ क्लोज लूप, तो जब भी हम एक क्लोज लूप पे के अराउंड के सर्कमफ्रेंस में मूव करते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि वेलोसिटी तो हमारी चेंज होगी हर मिनट, हर एक रेगुलर इंटरवल पे, जब भी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर हम ऐसे किसी क्राइटेरिया पे मूव करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब चाहे वो रेक्टेंगल में भी मूव कर रहे हो, अगर वो क्लोज लूप है,
तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे टाइप के मोशन में कुछ बातें होती हैं जो हमें समझनी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारा, अगर मैं इस पॉइंट पे लूं, सर्कल को ही अब हम मान लेते हैं, फाइनल हम nth साइड्स पे पहुंच चुके हैं, वाले फिगर पे पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लूं किसी भी पॉइंट पे, हम ले लेते हैं किसी टाइम t पे, ये इस टाइम पे टाइम t है, और जो एथलीट है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं। अब जो एथलीट है वो आफ्टर अ टाइम t पॉइंट a पे पहुंचा है। अब यहाँ पे अगर हमें निकालनी है इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब अब क्योंकि वेलोसिटी जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट कितना वो डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि उसने जो है अपना मोशन यहीं पे इस किसी पॉइंट पे स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पे वो है पॉइंट ए पे, और क्योंकि ये सर्कल है तो इसका रेडियस भी है, तो इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। अब अगर हम इसका टोटल देखें मोशन, और अगर इसकी वेलोसिटी निकालें, तो ये मूव कहाँ कर रहा है, सर्कल, उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो डिपेंड करेगा उसके जो पार्क का सर्कमफ्रेंस कितना है। तो डिस्टेंस अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूं कि मैंने पूरे पार्क का एक चक्कर लगाया, तो इसका मतलब है कि मेरा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, जो कि हमने मैथ में पढ़ा है, जो कि है 2πr। तो 2πr मैंने यहाँ पे चक्कर लगाया, मतलब मैंने अगर पूरा एक पार्क में मैंने मोशन किया है, इस पॉइंट से मैं वापस इस पॉइंट पे आई हूं, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो 2πr है, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 2πr बाय मुझे कितना टाइम लगा इस मोशन को करने में, वो यहाँ पे गिवन है कि हमें टाइम t लगा है। तो t टाइम में हमने पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कवर किया है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारी वेलोसिटी कितनी है। अब क्योंकि मैं इसे वेलोसिटी कह रही हूं, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो वहां पे तो हमने बता दिया, अगर रेक्टेंगल है तो हम 4 बार एक लूप में 4 बार अपनी वेलोसिटी चेंज करें, क्योंकि 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हेक्सागन के केस में हम 6 बार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, अगर ऑक्टेगन है तो 8 बार कर रहे हैं, लेकिन एक सर्कल के केस में हम हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो अगर हमें सर्कल के केस में निकालना है कि हमने किसी भी मोशन में, अगर मान लो किसी भी मोशन में किसी भी पॉइंट में हमारी वेलोसिटी कहाँ होगी, मतलब हमारी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इस बात को कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम बेसिक का केस लें, अगर हम एक रेक्टेंगल लें, अब मान लो कि मेरे हाथ में मैंने कोई स्ट्रिंग पकड़ा हुआ है और स्ट्रिंग को मैंने बांधा किसी स्टोन से, और अब मैं कोशिश कर रही हूं कि वो एक ऐसे लूप में स्टोन घूमे कि वो एक रेक्टेंगल बने। तो अगर मान लो मैं किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्टोन को छोड़ूंगी तो वो सीधा जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में स्टोन जा रहा था वो इसी को कंटिन्यू करेगा, अगर मैं उसमें और कोई अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगा रही। उसी तरीके से अगर मैं और ऑक्टेगन ले लूं, अगला केस, या हेक्सागन ले ले, कोई भी केस ले ले, अगर मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लूं, ऐसी कोई फिगर ले लूं, तो इस केस में मैं जहां भी छोड़ूंगी, इस पॉइंट पे अगर मैंने छोड़ा तो, और अपनी तरफ से दम लगाना छोड़ दिया, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो जो स्टोन है वो इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। वो जहां भी जा रहा था, वो पहले इधर आ रहा था, फिर यहाँ आ रहा था, फिर इधर आ रहा था, ऐसे करते करते जब वो यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन को ही कंटिन्यू करेगा, अगर मैंने यहाँ अपना फोर्स लगाना छोड़ दिया। तो इसी केस से अगर हम यहाँ देखें, एक सर्कल का केस देखें, और एक सर्कल में यहाँ पे हम स्टोन पे अपना फोर्स लगाना छोड़ दे पॉइंट ए पे, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो बस इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा जहां वो पहले कर रहा था। तो इस डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो होगा उस पॉइंट पे उस सर्कल का टैंजेंट। अब अगर याद हो तो टैंजेंट होता है किसी सर्कल का वो लाइन जो कि उस सर्कल से सिर्फ एक बार टच होती है। तो अगर यहाँ पे, अगर मैं इसका सेंटर मान लूँ इस सर्कल का, मैं और इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ, और ये है वो स्टोन जो वो डायरेक्शन ले रहा है, जो उसका पाथ है जो हम घुमा रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, अगर मैंने स्टोन पे दम लगाना छोड़ दिया उसको, तो फिर अगर वो मेरे हाथ के इन्फ्लुएंस से बाहर गया तो वो बस इस टैंजेंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और इस डायरेक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है इस सर्कल में
वो अलॉन्ग हियर होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, मैं पॉइंट बी पे, अगर मैं पॉइंट बी पे अपना दम लगाना छोड़ूं तो वो पॉइंट बी के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब पॉइंट बी के टैंजेंट की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक सर्कल में भी इनफाइनाइट टैंजेंट बन सकते हैं। हम जिस पॉइंट पे माने, जिस पॉइंट पे हम अपना पेन रखें वहां पे एक टैंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे और हर पॉइंट पे, जैसे ए का डायरेक्शन हमने देखा इधर है, बी का ऐसे बना, सी का अगर मैं कहूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, अगर पॉइंट डी की बात की जाए तो ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैं जिस भी पॉइंट पे टैंजेंट बना रही हूं वो हर पॉइंट का जो टैंजेंट की डायरेक्शन है वो अलग आ रही है। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल पे इन्फिनिट टैंजेंट्स बन सकते हैं, हर पॉइंट पे एक अलग टैंजेंट होगा और टैंजेंट उस सर्कल पे, उस पॉइंट पे जो स्टोन की डायरेक्शन होगी वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब है, इस बात से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल में हर पॉइंट पे जो स्टोन है उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो इसी बात को इससे हम ये देख सकते हैं, इससे हम डिड्यूस ये करते हैं कि कोई भी रेगुलर फिगर, कोई भी एक क्लोज लूप, अगर हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो अप्रोच करेगा एक सर्कल को। तो ये सारी बातें इंटरलिंक्ड है और एक तरीके से देखा जाए तो सर्कल, अगर मैं उसका n घटाऊं तो मुझे एक सर्कल से रेक्टेंगल भी मिल सकता है, एक सर्कल से मुझे ऑक्टेगन भी मिल सकता है, हेक्सागन भी मिल सकता है, मुझे सारे रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स एक सर्कल से मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से हमने ये बेसिक बातें डिस्कस की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर। और अगली वीडियो में अगर हम देखें तो मेनली हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो हमारे इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमारे एक्सरसाइज के बाद के न्यूमेरिकल्स हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।